गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है सी नैना टाक, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST द कॉमर्स प्रोफेसर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग RPSC स्कूल लेक्चरर क्लासेस में जो आज की क्लास लेने वाले हैं वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जो आपके टॉपिक्स दिए रखे हैं इन्होंने, वो हैं एक तो ऑडिटिंग का मीनिंग, और दूसरा जो इन्होंने दे रखा है वो इन्होंने दे रखा है ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर ये लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली आपको मतलब अगर ये खुद फॉलो करते हैं सिलेबस को स्ट्रिक्टली, तो फिर इन दो टॉपिक्स में से ही आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली। ऑडिटिंग क्या होता है? आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों ने मास्टर्स तक में ऑडिटिंग सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता है। तो पहले मैं आपको ऑडिटिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ऑडिटिंग है क्या एक्चुअल में। एक इस तरह से समझिए जैसे आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी कॉमर्स का नहीं है। देखिए, आपको पता होगा हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? कोई भी मानी एक कंपनी है जो कि अपने उस साल में क्या क्या उसकी एक्सपेंसेस हुई, क्या क्या इनकम्स, और उससे क्या प्रॉफिट रहा है ना, उसके पास क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। अच्छा, जब ये कंपनी इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है, उसके भरोसे पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मानो मैंने, आपने, सब ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन हम किसके बेसिस पे लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करते हैं। अब आप ये मत बोलिएगा नहीं हम तो ट्रेंड के हिसाब से या किसी ने बता दिया कि भाई इस कंपनी में करो, उसके हिसाब से करते हैं। नहीं, ये अज्यूम किया जाता है कि आप लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं वो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छे से इनका पेर्यूजल का मतलब होता है केयरफुली इनको रीड करके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब हमारे मन में एक डाउट आया कि अगर हम लोग यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम इनको लोन दे रहे हैं या फिर हम और भी किसी तरह से, जैसे हम एम्प्लॉयज़ हैं और हम सैलरी के लिए, या हम क्रेडिटर्स हैं, जो भी, तो इन चीज़ों में हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही झूठे हों? मतलब कि जो भी एक्चुअल पोजीशन है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैसी पोजीशन अच्छी है बुरी है, जो भी है उसको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही तरीके से, ट्रू एंड फेयर तरीके से नहीं दिखाया गया, तो इससे बहुत ज़्यादा जो हमारा ट्रस्ट है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए ये किया गया कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको चेक किया जाए, ठीक है। और इसी चेकिंग को हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज की चेकिंग को हम लोग हमारी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है इसमें हम कहते हैं ऑडिट। तो यानी ऑडिट का जो बेसिक मीनिंग हो गया वो ये हो गया कि चेक करना। किसको चेक करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, अब उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, एक पूरा सब्जेक्ट होता है तो, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ एक बेसिक चीज़। अच्छा, क्या चेक करना? सिर्फ इतना चेक करना, ये चेक नहीं करना कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको इनको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ इतना सा चेक करना कि जो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अच्छा बुरा, प्लस में माइनस में जो भी लिखा हुआ है वो सही है या नहीं। यानी कि ऑडिटर का सिर्फ इतना सा काम है कि वो ये देखता है, अपना ओपिनियन देता है ट्रू एंड फेयर व्यू पे, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यानी कि जितनी चीज़ें डिस्क्लोज़ होनी चाहिए उतनी डिस्क्लोज़ हो रही है और सही डिस्क्लोज़ हो रही है, एकदम सही अमाउंट्स, सही कैटेगरीज़ में, और बिल्कुल पूरे डिस्क्लोजर्स के साथ लिखे गए हैं, ठीक है। आई होप आपको इतने में समझ आ गया होगा कि ऑडिटर का मेन काम जो है वो क्या है, ठीक है। अब आगे मैं आपको और चीज़ों के साथ में बताते रहूँगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिगनिंग से। ये कह रहे हैं अकाउंटेंसी जो है उसमें हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को कंपाइल करते हैं और प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड लेजर्स। जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो बुक्स एंड लेजर्स हैं इनमें बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो उन बुक्स को यूज़ में ले रहे हैं, जिसे जो उनको काम में लेते हैं, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको हम कहते हैं, वो हो सकता है उनको क्रेडिबल ना लगे। क्रेडिबल मतलब रिलायबल ना लगे कि भाई हम इन पे कैसे भरोसा करें। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जैसे बैंक्स वगैरह है और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और कुछ, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है चेकिंग, ठीक है। तो जो चेकिंग है इसी चेकिंग
या एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम कहते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये हुआ कि बुक कीपिंग, जो कि आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, उसके बाद में हुआ अकाउंटिंग। ठीक है, और उसके बाद में होता है आपका ऑडिटिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनको सही ऑर्डर में बताना है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑडिटिंग कहाँ स्टार्ट होता है। तो ऑडिटिंग स्टार्ट होता है जहाँ पर बुक कीपिंग, जहाँ पर अकाउंटेंसी ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल थियोरेटिकल है, कि ऑडिटिंग वर्ड आया कहाँ से। एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था ओडायर। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू हियर। अब आप लोगों ने सुना होगा ना ऑडियंस, एम आई ऑडिबल। तो वो जो ऑड वर्ड है, ऑडियो, है ना, जो ऑड वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड। ठीक है, पुराने टाइम में जो स्किल्ड अकाउंटेंट्स होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था गवर्नमेंट फंड्स के अकाउंट्स रखने के लिए, और इनको क्या करना होता था, इन अकाउंट्स को रीड आउट करना होता था जुडिशरी के सामने। ठीक है, और वो उन अकाउंट्स को सुनते थे और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्डिक्ट देते थे, इसलिए यहाँ इस हियरिंग से वर्ड आया ऑडिटिंग। ठीक है, चलिए इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप बेसिक ध्यान रखना कि ऑडिट कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड ऑडायर से आया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। अब देखिए आपको डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है, जैसे कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन मैं जस्ट रीड करवा देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, चेक करने की, वाउच करने की, वेरीफाई करने की। वाउचिंग और वेरिफिकेशन क्या होता है, शॉर्ट में समझ लो। इनकम एंड एक्सपेंसेस को जब हम चेक करते हैं वो सही है या नहीं, उनको कहते हैं वाउचिंग। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को जब हम चेक करते हैं कि वो है सही है या नहीं, तो उसे कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ चेकिंग, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, जिससे ऑडिटर स्टैब्लिश करता है कि बैलेंस शीट सही है या नहीं है, एक्यूरेसी और अदरवाइज मतलब सही है या नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ऑडिट। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं एन इन्वेस्टिगेशन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। इन सब चीज़ों को अच्छे से चेक करना विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जब भी ऑडिटर सब चीज़ें चेक कर रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है टू मेक अ रिपोर्ट, अपना ओपिनियन देना, एक रिपोर्ट बनाना कि ये सारी चीज़ें जो है, जो भी प्रिपेयर की गई है, ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए उसके अलावा एक और डेफिनेशन है, एन ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगेन वही है, एग्जामिनेशन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। क्यों, जो कि क्यों ऑडिट की जाती है, विद अ व्यू टू मतलब पर्पस। इसका पर्पस क्या है, टू स्टैब्लिश वेदर दे करेक्टली एंड कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन्स। देखिए अगेन एंड अगेन ये आपको वही बात कहेंगे कि ट्रांजेक्शन्स जो भी हुए, हमें उससे मतलब नहीं है कम हुए, ज़्यादा हुए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उसको करेक्टली एंड कम्प्लीटली रिकॉर्ड्स में लाया गया या नहीं, यानी आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स एकदम करेक्टली एंड कम्प्लीटली आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा अगेन नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑडिट इज सेड टू बी एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ बिजनेस एज विल एनेबल। यानी ऑडिट क्या है, एक एग्जाम है जिससे कि ऑडिटर, मतलब एक ऐसी चेकिंग है, एक ऐसा एग्जामिनेशन है बुक्स अकाउंट्स वगैरह का, वाउचर्स का, जिससे ऑडिटर जो है वो खुद को सेटिस्फाई करेगा कि बैलेंस शीट प्रॉपर्ली ड्रॉन अप की गई है, ताकि वो ये बता सके कि जो ट्रू एंड फेयर व्यू है बिज़नेस के स्टेट ऑफ अफेयर्स का, वो सही, मतलब बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही, और जो P&L है वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। तो बैलेंस शीट जो है वो किस चीज़ का ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, स्टेट ऑफ अफेयर्स का, और P&L किसका ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, प्रॉफिट या लॉस का उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑडिटर, ये जो एग्जामिनेशन करता है, जो चेकिंग करता है, वो किस तरह से करता है। अब देखो आप खुद को इमेजिन करो एज एन ऑडिटर, अगर आप कहीं पर ऑडिट करने जाते हो, जैसे कि आप मेरी कंपनी में एक ऑडिट करने के लिए आए हो, तो उस केस में क्या होगा, मैं ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगी, मैं ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आपको कहीं भी कुछ डाउटफुल लगेगा, मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, मैं ही आपको दूंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशंस गिवन टू हिम एंड एज शोन बाय द बुक्स। ऑडिटर जो है उसको जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितना उसको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो ये डिसीजन दे पाएगा, ये ओपिनियन दे पाएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही सेम से डेफिनेशन आती रहेगी। अब ये पढ़ लेते हैं एक और, आप हमारी जो डेफिनेशन है, जो कि प्रॉपर डेफिनेशन है, ये ICI वाली, एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब देखो मैं इसमें आपको बहुत ध्यान से समझा देती हूँ।
ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सबसे पहले वर्ड आता है इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब ये है कि जब भी आप ऑडिट करने जाओ, यानी जो भी पर्सन ऑडिटर है वो किसी की भी तरह से बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो जो एग्जामिनेशन करेगा वो भी कैसा होगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन। अब कैसी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है, चाहे एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या ऑडिट सिर्फ बिजनेस वाली एंटिटीज़ की, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़ की होती है? नहीं, उनकी भी हो सकती है। जो NGOs वगैरह हैं, चैरिटेबल वगैरह हैं, उनकी भी ऑडिट हो सकती है। क्या होती है? स्कूल्स वगैरह की और इन सब की भी ऑडिट होती है ना, कि ये सही से फंड्स यूज़ में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़, यानी कि छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सबकी ऑडिट होती है। और लीगल फॉर्म का मतलब है कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फर्म है, कुछ भी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कुछ भी है, सबकी ऑडिट होती है। ठीक है। तो ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाता है विद अ व्यू टू, क्या पर्पज़ इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का, टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। यानी एक ऑडिटर है जो आता है, एग्जामिन करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, और क्यों करता है, इसलिए करता है ताकि वो उस पर अपना ओपिनियन दे सके। अब इसके लिए ऑडिटर को क्या होना चाहिए, इसके लिए ऑडिटर को सबसे पहले होनी चाहिए नॉलेज। ठीक है। और ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, उसको केयर बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और ये सब वो कैसे कर सकता है, अपना ओपिनियन कैसे दे सकता है, क्या क्या चीज़ें उसको सेटिस्फाई करवानी है। सबसे पहले उसको ये देखना है कि जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज़ है उसके हिसाब से बनाए गए हैं, यानी जो एंट्रीज़ की गई थी उसी के हिसाब से अकाउंट्स बनाए गए हैं। ऐसा ना हो कि जो जर्नल है उसमें कुछ और है और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और ही शो हो रहा है। ठीक है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज़ भी की गई है उसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उनके लिए वाउचर्स वगैरह या और कोई डॉक्यूमेंट्स या और कोई एविडेंस है। जैसे कि एक मशीन है, अगर वो दिख रही है बैलेंस शीट में, तो उस मशीन के लिए आपके पास कोई कागज़ तो होंगे ना कि ये मशीन आप ओन करते हो, तो ये होगा। ठीक है। उसके अलावा उसको ये भी देखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री ओमिट नहीं की गई है। उसके अलावा ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स कन्वे कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है एक तरह से क्लियर होना। एम्बिग्विटी का मतलब होता है जहाँ पे आप जानबूझ के घुमा फिरा के डाउट क्रिएट करने वाली चीज़ें करते हो ना। उसके अलावा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स, जो भी अमाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है एंड डिस्क्लोज्ड है। क्लासिफाइड का मतलब तो हो गया कि किस अकाउंट में इसको जाना चाहिए था, जैसे कि रेवेन्यू खर्चा है, कैपिटल खर्चा है टाइप में। डिस्क्राइब तो खैर इन्होंने बता दिया कि जहाँ पर भी लिखना है, ऑल्दो रिकॉर्डेड हो सकता था। एंड डिस्क्लोज्ड, ठीक है, सही से डिस्क्लोज किए गए हैं इन कन्फॉर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे AS के अकॉर्डिंग होना चाहिए था उसी तरह से क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज्ड है। उसके बाद में आता है जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं पूरे के पूरे एज एन इंटीग्रेटेड होल, यानी कि सारे जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं वो मिला करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे वो प्रेजेंट करते हैं ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ठीक है। सब चीज़ों की, किन किन चीज़ों की, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली आपका आ गया ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ठीक है। तो जो ट्रेडिंग P&L है वो आपका क्या बताएंगे, वो आपके बताएंगे ऑपरेशनल रिजल्ट्स, प्रॉफिट या लॉस, और बैलेंस शीट जो है वो आपके बताएंगे असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो उन्हीं के बारे में लिखा गया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये कहा है सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 ने। 129(1) कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कैसा व्यू देना चाहिए, कि ध्यान रखना ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। उसके बाद में एक 143(2) है जो कहता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो स्टेट करनी चाहिए, यानी ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा अपना ओपिनियन जो वो देता है वो रिपोर्ट के थ्रू देता है। वो अपने जो रिपोर्ट है उसमें क्या स्टेट करेगा, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ भी लिखा जाता है, टू द बेस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, जितना मुझे पता है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई उसके हिसाब से जो भी ये अकाउंट्स हैं, जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। किस चीज़ का, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये क्या होता है, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, यानी बैलेंस शीट के बारे में बात चल रही है,
एज एट द एंड, आपको याद होगा बैलेंस शीट के साथ में क्या लिखा करते थे हम, बैलेंस शीट के साथ में एज ऑन या एज एट लिखा करते थे, याद है, एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और किस चीज़ का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, पी एंड एल में हम क्या बताते हैं, प्रॉफिट या लॉस, वो हम बताते हैं फॉर द ईयर, है ना, ड्यूरिंग द ईयर। तो बैलेंस शीट और पी एंड एल, और उसके अलावा एक होता है CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों चीज़ों के बारे में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा टू द बेस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये जो अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। एक तो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एक प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर एंडेड या ड्यूरिंग द ईयर, और उसके अलावा ये कैश फ्लो फॉर द ईयर, ठीक है। एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और भी किन्हीं मैटर्स पर अगर रिपोर्ट करना हो, काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इतने से मैं तो कवर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप की जो है इसमें चीज़ें आती है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने अभी तक जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा, तो आप कहेंगे कि ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता होगा अपना ओपिनियन देना, ठीक है। तो बिल्कुल यही है जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपका चेंज नहीं होता है, चाहे किसी भी टाइप की एंटिटी हो, चाहे जिस भी टाइप की आपको रिपोर्टिंग करनी हो, आपको अपना एक इंडिपेंडेंट, एक अनबायस्ड सा ओपिनियन देना होता है। चलिए, एक और डेफिनेशन इन लोगों ने दी है, डेफिनेशन बाय इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, लेकिन ये वही सेम डेफिनेशन है। ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, चाहे उसका कुछ भी साइज है, चाहे कुछ भी लीगल फॉर्म है। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, यानी मेन ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटर का वो क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। कैसे एक्सप्रेस करेगा, थ्रू अ रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि ऑडिटिंग जो है वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना ही नहीं है, सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रिपोर्ट देंगे। तो अब ये कह रहे हैं ऑडिटिंग के एलिमेंट्स, इसका मतलब ये हो गए, ऑडिटिंग एज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, अनबायस्ड, और ऑडिटिंग जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन है। ऑडिटिंग जो है वो किसी भी एंटिटी में कंडक्ट की जा सकती है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो ना हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लीगल फॉर्म कैसा भी हो। और मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट करने का वो होता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर नहीं, ठीक है। अब लास्ट में इन्होंने कंप्लीट और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब विच कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स, ऐसी एक उन्होंने डेफिनेशन दी है। ऑडिटिंग इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कंडक्ट की जाती है बाय एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होता है जो रिलेटेड नहीं है, जो बायस नहीं है, स्किलफुली वो करता है ये काम ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स अदर इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें चेक करता है विद एन ऑब्जेक्ट, उसमें उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू रिपोर्ट कि जो P&L है वो एक्सप्रेस कर रहा है ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट या लॉस, और जो बैलेंस शीट है प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट वो भी प्रेजेंट कर रही है ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। चलिए, इसी को ही खैर इन्होंने ये यहाँ पर लिख दिया है, ऑल्दो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का तो डिफरेंस आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा, मैं आपको बता देती हूँ बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग का डिफरेंस, ठीक है। बुक कीपिंग में आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ऑडिटिंग में आप क्या करते हो, उनको चेक करते हो। बुक कीपिंग तो सिर्फ जब रिकॉर्ड करने का काम है ना, तो एवरेज इंटेलिजेंस वाला पर्सन भी कर सकता है, लेकिन ऑडिटिंग जो है वो कोई स्किल वाला पर्सन, स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन वाला पर्सन करेगा। जनरली आपको पता होगा कंपनीज़ वगैरह में तो CA इन प्रैक्टिस जो है वही ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद में बुक कीपिंग में मेन ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड्स को बनाना, ऑडिटिंग में है एग्जामिन करना। बुक कीपिंग एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, जबकि ऑडिटिंग एक एनालिटिकल, एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। बुक कीपिंग जो है उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से उसकी शुरुआत होती है, फिर अकाउंटिंग होती है और उसके बाद ऑडिटिंग आती है, यानी कि ऑडिटिंग जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों के होने के बाद में आती है, ठीक है। बुक कीपिंग में ऐसे कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस नहीं है, यानी बहुत सारे रूल्स वगैरह नहीं बनाए गए हैं इसके लिए कि ऐसे करो ऐसे मत करो, जबकि ऑडिटिंग में तो ना हर एक चीज़ लॉ से गवर्नड है।
बुक कीपर जो है उसको कोई रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ती, वो जो रिकॉर्ड कर रहा है वही उसकी रिपोर्ट है, जबकि ऑडिटर को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। बुक कीपिंग जो है एम्प्लॉय भी कर सकता है, ऑडिटिंग आउटसाइडर करता है। देखो वैसे ये सही नहीं है पूरी तरह से। यहाँ अगर मैं बात करूँ स्टैट्यूटरी ऑडिट की, जो लॉ करवाता है, तो फिर एम्प्लॉय नहीं कर सकता। अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिट वगैरह की, तो फिर तो वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो ये ऑडिट कंडक्ट करते हैं, ऑल्दो उनका भी काम यही होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या फ़र्क है। तो देखो वही लगभग सा फ़र्क आ जाएगा। फर्स्ट, जो अकाउंटेंसी है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये P&L बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, जबकि ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू P&L बैलेंस शीट दे रहे हैं या नहीं। अकाउंटेंसी क्लैरिकल नेचर का काम है, ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। ठीक है, ऑडिटर जो है अकाउंटेंट का काम ख़त्म होने के बाद अपना काम शुरू करता है, क्योंकि अकाउंटेंट पहले अकाउंट्स बनाएगा, उसी के बाद तो ऑडिटर उनको चेक करेगा। ठीक है, अकाउंटेंट जो है वो अपना काम जो है अकाउंट बुक से कर लेता है, मतलब फाइनल अकाउंट जो बनाता है वो बुक से बना लेता है जैसे है वैसे, जबकि ऑडिटर जो है ना वो तो सारी चीज़ें डीप में जा कर के चेक करता है कि ये जो बुक्स है, जो वाउचर्स हैं, यहाँ तक कि वहाँ से शुरू करता है कि ये सब चीज़ें सही है या नहीं है। अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स लगाता है, जो ऑडिटर है वो अपने ऑडिटिंग वाले प्रोसीजर्स लगाता है। अकाउंटेंट से फेमिलियर वाले यानी जो वो जानता है सिर्फ वही प्रिंसिपल्स लगाता है, जबकि ऑडिटर जो है उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्निक्स लगानी पड़ सकती है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो कभी कभी अकाउंटेंट को भी चेकिंग वाला काम करना पड़ता है, और कभी कभी ऑडिटर को भी रिकॉर्ड्स वगैरह जो अगर सही से नहीं बने हुए तो उनको बनाना पड़ सकता है। चलिए, ये हमारा ख़त्म हुआ है ऑडिटिंग का मीनिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑडिटिंग के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मैं बार बार आपको वही कहूँगी। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि वो चेकिंग करे। वैसे तो देखो मेन ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस ऑफ ऑडिट तो है ओपिनियन देना। ठीक है, लेकिन वैसे वो क्या करेगा, वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट वाइटल ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटर का वो क्या है कि ऑडिटर को एग्जामिन करना है बुक्स वगैरह को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसके बाद में देखना है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते, यानी कि जो P&L है वो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट के बारे में देता है या नहीं देता, और जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देती है या नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन। इन सब के बारे में एक साथ बताती हूँ। देखो, जब आप ये देखोगे, जब आप जैसे आप किसी की कॉपी चेक करोगे, ठीक है, और आपका मेन काम है उस कॉपी पे ओपिनियन देना कि सही है या नहीं है, तो जब आप चेकिंग करोगे तो चेकिंग करते करते आपको क्या मिलेगा, गलतियाँ मिलेगी। कुछ गलतियाँ मतलब जो अनजाने में की हुई है वो एरर्स कह देते हैं, जो जानबूझ के की गई है उसको हम फ्रॉड कह देते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो जब आप अपना ये वाला काम कर रहे हो ना, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है ये देखने वाला, तो उस टाइम पे एरर्स एंड फ्रॉड्स भी आपसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एरर्स एंड फ्रॉड का डिटेक्शन वैसे देखा जाए तो ऑडिटर का कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग उसका ये भी हो जाता है डिस्कवरी ऑफ एरर एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब मैं आपको ये तो मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकली एंड जो सही है वो, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है टू डिस्कवर एरर्स को ढूंढना भी ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव है, और उनको सही करना भी ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था कि ऑडिटर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप लोग चेक कर लेना, जो लास्ट अपना पेपर हुआ था उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, तो उसमें आया था कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब देखो मुझे पता है इस बुक के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू भी है, एरर एंड फ्रॉड भी है, लेकिन क्योंकि मैंने सीए में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था और क्योंकि मुझे करेक्ट आंसर पता था, तो मुझे पता होते हुए भी कि इस बुक में ये दिया हुआ है, मैंने वही किया कि नहीं ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ट्रू एंड फेयर व्यू, एरर एंड फ्रॉड का डिटेक्शन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। और मुझे जहाँ तक पता है वो मेरा आंसर गलत ही हुआ है। तो अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में ये आता है, मैंने उसको चैलेंज भी किया था बाद में, आई डोंट नो उसके बाद में उन्होंने उसको करेक्ट माना कि नहीं माना, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर ये आए तो देखो आपकी बुक्स में तो यही है कि ट्रू एंड फेयर व्यू देखना, एरर्स को डिस्कवर करना, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ये सब ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स हैं। फ्रॉड को डिटेक्ट करना, तो अब देखो फ्रॉड का मतलब जानबूझ के किया गया। अगर जानबूझ के किया गया है मतलब उसको बहुत चालाकी से छुपाया भी गया होगा, तो फ्रॉड, एम्बेजलमेंट यानी घोटाला, घपला जो भी किया गया है, ये जो है इनको ढूंढना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है इनके अकॉर्डिंग ऑडिट का।
ठीक है। ये बहुत प्लान के साथ किए जाते हैं, इसलिए बहुत ही आप स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए उनको ढूंढने के लिए। तो बहुत ध्यान से आपको चेकिंग करनी है और फ्रॉड ढूंढने हैं। अब ये आ गया कि आपने एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया है ना, यानी कि आपने अभी पता लगा लिया। तो जब कोई चीज़ आप आज पता लगाते हो, जैसे मैंने आज अगर आपको एक आपकी गलती बताई कि देखो आपने ये गलती की है, तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे, है ना। तो इसलिए जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं फ्रॉड एंड एरर को, तो उनका प्रिवेंशन भी होता है। प्रिवेंशन का मतलब क्या हो गया? प्रिवेंशन का मतलब ये हो गया कि क्योंकि लोगों को पता है कि भाई मैं फ्रॉड क्योंकि मैं चेक करूँगी कि कोई गलतियाँ तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो पहली बात तो वो वैसे ही नहीं करेंगे, कुछ भी गलतियाँ वगैरह थोड़ा सावधानी से काम करेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि मैंने आज कोई गलती पकड़ ली तो वो आगे तो नहीं होगी ना, तो इसलिए जो फ्रॉड्स एंड एरर्स है उनका डिटेक्शन भी हो जाता है और फ्यूचर के लिए उनका प्रिवेंशन भी हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो एक और है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, वो है मैनेजमेंट को एडवाइस देना। ऑडिटर को जब भी कुछ ऐसी चीज़ें पता लगती है कि भाई यहाँ पे ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है या और कोई वीकनेस जो है वो पता लगती है, तो ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को एडवाइस देता है। देखो कहीं कहीं तो ये दिया हुआ है कि आप इस चीज़ में इस टाइप के ऑडिट में तो एडवाइस दोगे ही दोगे, बाकी ऐसा कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि ऑडिटर अपनी एडवाइस दे। ठीक है। और ना ही मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि ऑडिटर की एडवाइस को माने। नेक्स्ट आता है असर्टेनिंग ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करें। ऑडिटर का ओपिनियन जो है उससे सारा कुछ पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता लग जाती है। तो ये ध्यान रखना, ऑडिटर के जो ओपिनियन है उससे ट्रू एंड फेयर व्यू पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन का, ऑपरेटिंग रिजल्ट का, यानी कि बैलेंस शीट एंड P&L का। ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी ऑडिटर ने अपनी तरफ से अच्छी चेकिंग भी कर दी तो भी ज़रूरी नहीं कि वो सारे एरर सारे फ्रॉड को ढूंढ पाए। कुछ लिमिटेशंस होती है, उसके पास टाइम बहुत कम होता है, साल भर में इतनी चीज़ें हुई है, वो कैसे 1-2 महीने के अंदर सारा कुछ चेक कर देगा। उसके अलावा इतना कुछ पैसा भी उसको नहीं मिल रहा होता है टू बी ऑनेस्ट, कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम करेगा। अलग अलग जगह ऑडिट चल रही होती है, जल्दी जल्दी उसको काम कंप्लीट करना होता है, और वो कितना भी ध्यान से कर ले चलो तो भी ये पॉसिबिलिटी तो है ही कि भाई वो सारी गलतियाँ, सारे एरर्स, सारे फ्रॉड्स नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए कभी भी ऑडिटर के ओपिनियन को ये एश्योरेंस नहीं माना जाता कि फ्यूचर में ये कंपनी जो है अच्छी, पहली बात तो कोई गलती निकलेगी नहीं। और चलो आज कोई गलती नहीं भी है, मतलब ऑडिटर ने एकदम 100% चेक कर लिया, तो भी फ्यूचर की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि फ्यूचर में कंपनी अच्छी चलेगी। तो इसे कहा जाता है कि ऑडिटर का ओपिनियन जो है एक अश्योरेंस नहीं है, नॉट अज्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं है कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में वायबल रहेगी, यानी अच्छे से चलेगी। ठीक है। और ना ही ये कोई गारंटी है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो उसने बड़े ही अच्छे से काम किया है और फ्यूचर में वो बड़े ही अच्छे से काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑडिटर बस ये बता रहा है कि जितने ट्रांजेक्शन्स हुए थे उतने ट्रांजेक्शन्स लिख दिए गए, दैट्स इट। उसके अलावा वो कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है। चलिए, तो यानी कि इन्होंने बताया, ये एविडेंट है इस डिस्क्रिप्शन से कि चीफ ऑब्जेक्ट जो है ऑडिट का वो बस यही है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन की या फिर नहीं, और कहीं ना कहीं प्रिवेंशन के भी मेजर्स वो रेकमेंड कर सकता है। उसके अलावा हो सकता है और किसी तरह से और किसी लॉ के अकॉर्डिंग कोई और ऑब्जेक्ट्स भी दे दिए जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मेनली यही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो देखो हम लोगों ने ऑडिटिंग का मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से कुछ चीज़ें लर्न कर लेना, और अगर कोई भी डाउट आए या आपको लगे कि और कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।